बजे आ जाते हो, उसकी कार्रवाई कर दियो। बस उसका फिक्स मानो आप, हाँ। उसका पक्का करना। हाँ, उसका आते ही फिर अपन फॉर्म भर के हाँ। और स्लिप दे दियो, वो आपने कटवा लेंगे, वो गद्दे से मोटर से बिठा के उसने और कटवा लेंगे उसकी फीस। ठीक है, टेंशन ना लो और मार का मोर चाहे मेरी। फिर 200 सीट बचे तो आपके शेयर। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई भी आ जाओ ठीक शेयर कर। फ्लिपकार्ट तो मंगाई है क्या? ये तो वापस करनी पड़ेगी, चली नहीं है आज, वो लेना आएगा वापस। डाल दिया आपने? हाँ रिटर्न मार दिया, शाम तक पैसे वापस आ जाएंगे अकाउंट। अच्छा। हाँ। बोतल बोतल भी साथ में देनी पड़ेगी। उनके पास ऑप्शन था, तो मैं दूसरी मंगा लो, जब पैसे, मैंने कहा पैसे दे दो, मैं मार्केट से जाकर ले आऊंगा। अब उन्हें तो ले लियो अपना। हाँ, ठीक है, 600 मिल जाएगी। हाँ। लेकिन 1.5 साल की गारंटी मिल जाएगी, बड़ी अच्छी मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सौरभ भाई। वो है कौन है जी? वो आएंगे और भी आ रहे हैं आराम आराम से, अभी स्टार्ट किया मीटिंग।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका टॉपिक है ये है पब्लिक इकोनॉमिक्स यूनिट 4। सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है पब्लिक डेट, क्लासिफिकेशन, सोर्स, इफेक्ट, रिडेम्पशन। सिंपल शब्द में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक ऋण क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और कैसे कैसे उसको चुकाया जाता है, और कहाँ कहाँ से उसको लिया जाता है, क्या क्या सोर्स है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। आई एम श्योर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा पब्लिक डेट, और काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने लिखा है पब्लिक डेट रेफर्स टू borrowing by a government from within the country or from abroad, from private individual or association of individuals, or from banking and non-banking institution। इसने कहा है कि सार्वजनिक वित्त का मतलब क्या है कि जब सरकार अपने देश या बाहर के देश से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या बैंकिंग से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेती है, उसे जो है हम पब्लिक डेट बोलते हैं। उसके बाद है कि पब्लिक डेट्स है कितने प्रकार का। तो यहाँ पे हम टाइप स्टार्ट हो रहे हैं। पब्लिक डेट में बी क्लासिफाइड एज अंडर फर्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो आपका पब्लिक डेट है वो दो प्रकार का है। पहला है इंटरनल डेट, यानी कि आंतरिक, जब देश के अंदर से ही पैसा ले लिया जाए, जैसे LIC है और सारे बैंक्स है। जो शेयर मार्केट है वो भी एक तरह से, जब हम गवर्नमेंट के शेयर में पैसा लगाते हैं तो एक तरह से क्या है, गवर्नमेंट को हम अपना पैसा दे रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी में लगा रहे हैं। तो जब देश के अंदर के संस्थानों से ही सरकार पैसा ले, कर्ज ले, तो वो आपका इंटरनल पब्लिक डेट। और एक्सटर्नल डेट का मतलब है जब हम जो है IMF के पास जाए पैसे के लिए, या हम इसके पास जाए, वर्ल्ड बैंक के पास जाए, और भी तो बहुत सारी है इंस्टीट्यूशन जो कर्ज देती है, सॉफ्ट लोन्स देती है, वो क्या करता है, एक्सटर्नल पब्लिक डेट। सेकंड जो टाइप है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्टिव डेट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट असेट्स which will yield income sufficient to pay the principal and interest on the loan. In other words, they are expected to pay their way, they are self-liquidating. On the other hand, loan raised for war do not create any asset. They are a dead weight and are regarded as unproductive. तो दूसरा जो आपका पब्लिक डेट है वो कैसा है, वो आपका या तो प्रोडक्टिव, यानी जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है, या जो उत्पादक नहीं है। तो प्रोडक्टिव पब्लिक डेट क्या है, प्रोडक्टिव पब्लिक डेट वो है जिसमें आपने जब किसी से लोन लिया तो आपने वो पैसे आगे इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए दिए गवर्नमेंट ने कहीं से भी पब्लिक डेट के तौर पे, और उसके जो है मैंने आगे इन्वेस्ट कर दिया, मैं कोई सामान लेके आ गया और उसको जो है मैंने 150 रुपए में बेच दिया। तो अब मैं जो मैंने पैसा लिया है, लोन लिया है, उसको जो इंटरेस्ट है, मैं उस प्रोडक्ट को बेच के ही वापस कर रहा हूँ। तो वो क्या हुआ, आपका प्रोडक्टिव पब्लिक डेट। ऐसे ही गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन बनाती है, ब्रिज बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है। पैसे तो कहीं ना कहीं लगते ही है, कुछ ना कुछ चार्जेस तो होते हैं हर चीज के, जैसे टोल नाका है और भी है। तो ये सारा कैसा है, जब गवर्नमेंट उधार लेके, डेट लेके इन चीजों पे पैसे लगाती है, पार्क पे, हॉस्पिटल पे, सड़कों पे, स्कूलों में, ये सारा क्या है, प्रोडक्टिव पब्लिक डेट है कि हमने ये एक ऐसी जगह लेके लगाया है जहाँ से रिटर्न मिलने की उम्मीद है। लेकिन अनप्रोडक्टिव इसका उल्टा है। अनप्रोडक्टिव पब्लिक डेट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इंडिया में या इंडिया किसी स्टेट में, बिहार में जैसे फ्लड आ गई और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई करने के लिए हम जो है कहीं, हमारी सरकार कहीं से पैसा उठा रही है।
तो वो वहां पे लगा देगी, जहाँ फ्लड आए हुए लोगों को शिफ्ट करेगी, उनको फूड देगी, शेल्टर देगी, कपड़े देगी। लेकिन वो प्रोडक्टिव पब्लिक डेट नहीं है, क्योंकि वो तो हम हेल्प कर रहे हैं ना। तो वो क्या है, अनप्रोडक्टिव पब्लिक डेट। लेकिन ये दोनों जरूरी है, प्रोडक्टिव भी और प्रोडक्टिव भी। कभी भी कोई महामारी आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो उसके लिए कई बार अनप्रोडक्टिव भी लेना पड़ता है पब्लिक डेट। उसके बाद ये डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म loans are repayable after short interval of time. Example, treasury bill payable after 3 months. Wage and means advance from the central bank. They are intended to bridge the gap temporarily between current revenue and current expenditure. It is called floated debt. Long-term loans are payable after a long time, covering several years. They are also called funded debt. जो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, इसके भी टाइप अपना है डेफिनेशन। कि शॉर्ट टर्म जो आप पब्लिक डेट लोगे, वो थोड़े से टाइम के लिए लोगे। जैसे ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल जो है, अगर आपने अब ले लिया तो वो 3 महीने बाद आपको पे बैक करना पड़ेगा। उसके बाद इसका यूज क्या है शॉर्ट टर्म का, कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, और उसका रिवेन्यू है नहीं। मान लीजिए खर्च जो है 100 रुपए का है, और गवर्नमेंट के पास 80 रुपए है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 20 रुपए का शॉर्ट टर्म पब्लिक डेट ले लेगी, और 3 महीने बाद वो जो है वापस कर देगी। तो ये तो हुआ आपका शॉर्ट टर्म पब्लिक डेट। उसके बाद जो आपका लॉन्ग टर्म पब्लिक डेट है, वो कई सालों तक का हो सकता है। जब गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, कि जितने भी गरीब है सबको घर प्रोवाइड कराना है। तो गवर्नमेंट के पास इतने पैसे है नहीं, तो गवर्नमेंट आईएमएफ से पैसा लेगी, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका लॉन्ग टर्म पब्लिक डेट। उसके बाद है आपका ग्रोथ ऑफ पब्लिक डेट। Borrowing by public authority is a modern practice. In the past, whenever there was an emergency, usually a war, the monarch relies on the hoarded wealth or borrowed on his own personal credit. Books on history armed instances of fabulous hoards in account of loots and sacks of hoarded wealth, either from king's treasure or temples and church. But this method of finance is not suited to modern condition. It will be inadequate and uneconomical. अगर हम अपने पास्ट में जाके देखें, हिस्ट्री में जाके देखें, तो पहले क्या होता था, किसी देश की गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, तो किसी दूसरे देश पे हमला कर देता था, लूटपाट कर देता था, मंदिरों चर्चों को लूट लेते थे, उनसे जो भी मिलता था तो अपना जो है वो कोटा पूरा कर लेते थे, जो पहले की बात है। लेकिन अब ये जो मॉडर्न टाइम है, उसमें इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हर देश के पास अपने राइट्स है, पावर है, और उसके बाद यूएनओ भी खड़ा है बीच में समझौता कराने के लिए। तो वो तरीका पुराना हो गया लूटपाट करने का, दूसरे देश को गुलाम बनाने का। अब जो तरीका रह गया वो ये है कि गवर्नमेंट जो है लोगों को कहती है कि आप हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, हमारे शेयर खरीदिए, बॉन्ड्स खरीदिए, सिक्योरिटी परचेज कीजिए। तो ये तरीका एक जो है आपका मॉडर्न तरीका बन चुका है। The system of public credit, making it easy for the state to borrow, has led to tremendous increase in the indebtedness of modern state. Take the case of India, with the total public debt of the country at the end of March 1951 stood at 205 crore. It was expected to shoot up to 87062 crore by the end of March 1986, more than 42 times in 35 years. इन्होंने एक डेटा दिया है कि अब पब्लिक डेट में काफी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि हमारे ऊपर और ज्यादा कर्ज हुआ है। अगर मैं ऑन एन एवरेज आपको बताऊं, तो अभी हर इंडियंस को जो है 48,000 कर्ज है पर कैपिटा। अगर मैं कहूँ तो पर कैपिटा डेट की बात करूँ 48,000, और ये हर साल बढ़ रहा है। इससे पहले ये 43 था, उससे पहले 39 था, उससे पहले ये 36 था। तो ऐसे जो है प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो भी हमारा बढ़ रहा है। तो ये भी एक चिंता की बात है। ठीक है, तो ये डेटा दिया गया है कि भाई पिछले 35 सालों में 42 गुना ज्यादा बढ़ा है आपका पब्लिक डेट, जो कि इस डेटा में दिया गया है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक डेट, कि क्या रीजन है किनकी वजह से जो है आपका ये पब्लिक डेट बढ़ रहा है। बिसाइड्स वॉर देयर आर सेवरल अदर कॉजेज व्हिच हैव ब्रॉट अबाउट ग्रेट इंक्रीज इन द साइज ऑफ पब्लिक डेट। ये है कुछ रीजंस जिनकी वजह से पब्लिक डेट की ग्रोथ हुई है।
पहला जो आपका रीजन है वो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक डेट इज वॉर प्रिपेयर्डनेस. Nations attach a great importance to their territorial integrity and they consider no sacrifice too much to defend their country. Every war therefore leaves the country under great debt. एक कहावत है कि जब भी किसी देश में युद्ध होता है, जब भी दो देश लड़ते हैं, तो वो देश जो है इनमें से कोई हारे या जीते, लेकिन वो देश जो है 20 साल पीछे चला जाता है एक वॉर होने से. क्यों? क्योंकि एक बुलेट का जो प्राइस है कम से कम वो जो है 250 रुपए के आसपास है एक बुलेट का. तो आप लगा लो हिसाब की वॉर में तो लाखों गोलियां चलती हैं, टैंक यूज होते हैं, बॉम्ब यूज होते हैं, रॉकेट यूज होते हैं. तो कहीं ना कहीं युद्ध करना जो है अपने इकोनॉमी को आपने जो 20 साल में स्ट्रॉन्ग बनाया है उस सब पे आप पानी फेर दोगे. तो वॉर या वॉर की तैयारी करना, जैसे कि अब चाइना का हमारा क्राइसिस रहा तो हमने क्या किया, अपनी नेवी को स्टैंड बाई कर दिया, आर्मी को स्टैंड बाई कर दिया, और ज्यादा हमने राफेल मंगाना स्टार्ट किए, नेवी में और ज्यादा जहाज आए, बेड़े आए. तो ये क्या है, युद्ध की तैयारी हमने की. अब सीधी सी बात, अगर आपको युद्ध के लिए तैयार रहना है तो आपको पैसा भी लेना पड़ेगा दूसरे देशों से या इंटरव्यू बोरोइंग करनी पड़ेगी. तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है, प्रिपरेशन फॉर वॉर या फिर वॉर. इन दो में बहुत पैसा चाहिए और गवर्नमेंट इसके लिए उधार. सेकंड है द इंक्रीज इज आल्सो ड्यू टू फेयरली frequent budget deficit or current account. The deficits arise from the necessity of maintaining full economic activity in the economies which they have ceased to expand. वही है, हर साल जो है हमारा घाटे का बजट होता है. घाटे का बजट आपको पता ही है, जब हमारी रिसीप्ट कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, उसकी वजह से जो है हमारा हमारा जो है पब्लिक डेट इंक्रीज होता है. और हर साल जो है हमारा घाटे का बजट जो है बढ़ता ही जाता है. क्यों? क्योंकि रेलवे में घाटे चल रहे हैं, LIC है, गवर्नमेंट के जितने भी कंपनीज है सब जो है लॉस में चल रहे हैं. तो इसलिए जो है ये हमारा बजट डेफिसिट रहता है. तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं, और ज्यादा पैसे लेने पड़ते हैं. क्योंकि वो एक टैली है, एक बैलेंस शीट है, उसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हर साल आपको इक्वल दिखाना कंपलसरी है, तभी आप उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कर पाओगे. तीसरा जो रीजन है वो क्या है, इंक्रीज इन पब्लिक डेट इज आल्सो ड्यू टू द अंडरटेकिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम बाय गवर्नमेंट इन मोदी टाइम्स. कि गवर्नमेंट हर टाइम कभी कोई सी पॉलिसी, जैसे आपका मनरेगा है, हाउसिंग फॉर ऑल है, आधार कार्ड है, जन जन धन योजना है, और कितनी सारी स्कीम्स है. तो ये स्कीम्स ऐसे नहीं है, एक स्कीम को अगर आपको पूरे देश में लागू करना है तो अरबों खरबों का खर्चा उस पर आता है. तो आप देख लो गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम्स लगाई हुई है, अटल पेंशन योजना है, उसका बहुत आप लोगों के स्कॉलरशिप भी है, महंगाई भत्ता है, इन सब के लिए जो है गवर्नमेंट को पैसा चाहिए. और ये होता नहीं है कि हमारा टैक्सेशन जो है, हमें टैक्स से जो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है वो उतना ज्यादा नहीं है. क्यों? क्योंकि इंडिया में टैक्स की चोरी बहुत लोग करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, अपना बहुत सारी चीजें करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और होर्डिंग करते हैं. तो ये सारी चीजों की वजह से ही हमारा टैक्स उतना नहीं होता जितना एक्सपेंडिचर होता है. तो इस वजह से भी, इन स्कीम्स की वजह से भी, पॉलिसी की वजह से भी हमारा जो है काफी घाटे में रहता है. In public utilities, where there is no convenient profit check, no right control over cost can be maintained, and there are more losses than gains, they also add to the weight of public debt. In public utilities मतलब जैसे आपका जल घर है, बिजली घर है, ये सारे जहाँ पे अब पावर हाउस बना है या कहीं पे थर्मल प्लांट बना है, ठीक है, उस पर बहुत पैसे लगे हैं. और अगर लोग बिजली का बिल ना भरे या कम भरे या बिजली की चोरी करे, जो कि इंडिया में यूजुअली होती है, तो जितना थर्मल प्लांट पे पैसा लगा है, जितने उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी है और भी सारी चीजें हैं, वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा. तो इसलिए वो हो ही रहा है एक्चुअली में. अगर आप जल देखोगे, बिजली निगम देखोगे, रेलवे देखोगे, कुछ भी देखो गवर्नमेंट का, एवरीथिंग रनिंग इन लॉस, सब कुछ घाटे में चल रहा है. तो इसका बर्डन भी किस पे पड़ता है, पब्लिक डेट और ज्यादा हैवी हो जाता है. फिर लास्ट इसमें पॉइंट है, in recent years, urge for economic growth has induced the underdeveloped countries to contract debts both internally and externally.
द वॉल्यूम ऑफ पब्लिक डेट हैज कंसिक्वेंटली स्वोलन, कि अभी कुछ के हाल सालों में क्या हुआ है कि हमारा जो ग्रोथ करने की जो भूख है हमारे अंदर, कि चाइना ने 12 किया तो हम 10 करेंगे, चाइना पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, अभी हर कंट्री जो है ग्रोथ के पीछे भाग रहा है कि ग्रोथ उड़ानी है, जीडीपी उड़ानी है। तो सीधी सी बात है, जीडीपी उठाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लेके आना पड़ेगा, आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन सेविंग्स आपके पास इतनी है नहीं तो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। तो इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है पब्लिक डेट करती है। उसके बाद है पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डेट, कि चलो गवर्नमेंट पब्लिक डेट ले रही है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों ले रही है। तो पहला जो उद्देश्य है गवर्नमेंट का लेने का, वो है ब्रिजिंग गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, और जो रेवेन्यू है जो उसे टैक्सेशन के थ्रू मिला है, कैसे मिला है, वो उन दोनों में अगर गैप हो, मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट 200, उसके पास रेवेन्यू है 100 रुपए, तो 100 का गैप आ गया ना। तो एक 100 का गैप कैसे फील होगा, उसको बाहर से या अंदर से ही जो है उधार लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। फिर है फाइनेंसिंग पब्लिक वर्क प्रोग्राम, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मनरेगा में आप 100 दिन का रोजगार देते हो, ठीक है, अब इतने सारे मजदूर हैं, इतने सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इतने सारे लोग गाँव में रहते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। मनरेगा जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट इसमें कई हजार पैसे लगा रखते हैं, 12,000 करोड़ के आसपास, और ये मनरेगा काफी सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि ये चला तो कांग्रेस के टाइम में था, लेकिन बीजेपी ने इसको चलने ही दिया, इसको नहीं रोका या इसका नाम नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है और 100 दिन की ये एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रहा है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं कि मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती, एक दो इशू और भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जिसकी परफॉर्मेंस रही है मनरेगा की, आई कैन कॉल दैट सेटिस्फैक्टरी एट ऑल, कि सेटिस्फैक्शन है उसमें। फिर है आपका गर्बिंग इन्फ्लेशन, कि भाई कई बार इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे हम इम्प्लॉयज है या गवर्नमेंट इम्प्लॉयज है किसी भी उसमें, उनको जो है हर साल महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, किराया भत्ता, इस टाइप की बहुत सारी चीजें, इंक्रीमेंट है, और भी बहुत सारी चीजें जो है देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। जैसे जैसे वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग आएगा तो और ज्यादा इस पे बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसलिए भी जो है इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है पब्लिक डेट का यूज करती है। फिर है फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी देश को अगर आर्थिक विकास करना है तो क्या करना होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट की करना होगा, और इन सब के लिए पैसा चाहिए, और गवर्नमेंट के पास खुद इतना पैसा है नहीं, तो इन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए वो जो है अपना पैसा आएगी अंदर से या बाहर से। फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर, जितने भी आप यूनिवर्सिटी देख रहे हो, हॉस्पिटल देख रहे हो, स्कूल देख रहे हो, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, हरियाणा रोडवेज है, रेलवे है, जो भी है, इन सब के लिए हर साल बजट पेश होता है। बजट में जो है डिस्कस होता है कि हरियाणा का जो बजट पेश होता है कि हम इसमें इतना पैसा देंगे, इसमें हम ये करेंगे, इसमें हम वो करेंगे, वो सारी चीजें भी होंगी। उसके बाद है वॉर फाइनेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये मैं पहले भी आपको डिटेल में मैंने आपको बताया है कि वॉर फाइनेंस में क्या सिचुएशन होगी। वॉर फाइनेंस में सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि अगर युद्ध छिड़ भी जाता है तो उसके लिए हमें जो है पैसा लेंगे ही लेंगे, क्योंकि पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, अगर हम युद्ध हार गए तो हमारा कुछ नहीं बचना। तो इसलिए जो है जो आजकल की लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी टाइम तक रहता है। उसके बाद आता है जो आपका मेथड्स ऑफ डेट रिडम्पशन। अब इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने पैसा लिया है, गवर्नमेंट उसे चुकाएगी कैसे। रिडेम्पशन का मतलब है पैसे वापस करना, कि कैसे जो है गवर्नमेंट वो पैसे वापस करेगी। तो इसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। Modern governments make it a point of honor to repay their debts. Debt repayments maintains and strengthens the national credit
If a national emergency arises, later it will be easy to raise funds, repayment of loans, also release funds for trade and industry. कि इसका जो है अगर आपने जो पब्लिक डेट लिया है इसको टाइम पे देना जो जरूरी होता है. द फॉलोइंग आर सम ऑफ मेथड अडॉप्टेड. यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस रेवेन्यू. इसमें लिखा है दिस इज एन ओल्ड मेथड एंड बैडली आउट ऑफ ट्यून with the modern condition. Budget surplus is not a common phenomena. Even when there is a surplus, it is so insignificant that it cannot be useful making any substantial reduction in public debt. हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट जो है सरकार के प्रॉफिट में चले, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. तो उन प्रॉफिट्स को जो है हम गवर्नमेंट जो है अपना पब्लिक डेट कम करने में या चुकाने में यूज कर सकती है. हालांकि ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट जो है प्रॉफिट अर्निंग में हो जाते हैं. फिर परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स. द गवर्नमेंट में बाय इट्स ओन स्टॉक इन द मार्केट, thus wiping off its obligation to the extent this may be done by the application of surplus revenue or by borrowing at low rates if the conditions are favorable. या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने एक जगह से जो पैसा उठाया है हो सकता है कि 2% इंटरेस्ट रेट पे हो, और मे भी हो सकता है उसे कहीं और से उतनी अमाउंट मिल रही है लेकिन लो इंटरेस्ट रेट पे, जैसे ₹1 पे या 0.75% पे भी हो सकता है. तो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कि लो इंटरेस्ट रेट से पैसा उठा के जो है हाई इंटरेस्ट वाला चुका देती है. एक ये भी तरीका है. फिर है टर्मिनेबल एन्युटीज. When it is intended completely to wipe off a permanent debt, it may be arranged to pay the creditors a certain fixed amount for a number of years. These annual payments are called annuities. It will appear that during the time these annuities are being paid, there will be much greater strain of the government finance when only interest has to be paid. एक सेकंड रुको. तो ये गवर्नमेंट क्या करती है कई बार जो है, जिससे मतलब ये है कि काफी पैसा ले रखा है गवर्नमेंट ने, उस पैसे को चुकाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, EMI प्लान बना देती है एक तरह से. कि किसी से मान लीजिए 10 करोड़ ले रखा है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है क्रेडिटर्स को कि हम आपको जो है हर साल जो है 1-1 करोड़ जो है हम आपको पैसा देंगे. तो 10 साल में जो है वो पैसा उतर जाएगा. इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेबल एन्युटीज. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट ने ऐसा बहुत जगह पे किया हुआ है कि इस तरीके से जो है गवर्नमेंट अपने जो डेट है उनको जो है क्लियर कर देती है. It will appear that during these times these annuities are being paid, there will be much greater strain on the government's finance than when only interest has to be paid. कई जगह पे ये चलता है कि एक्सटेंशन मिल जाता है कि आप जस्ट इंटरेस्ट पे कीजिए, आपको अभी प्रिंसिपल अमाउंट देने की जरूरत नहीं है. तो उन तरीकों से भी जो है इसका रिडम्पशन हो जाता है. उसके बाद है कन्वर्जन. ये भी एक है, इसमें आप जो है कन्वर्ट कर लेते हो अपने पब्लिक डेट को. दिस इज ए मेथड फॉर रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द डेट. A government may have borrowed when the rate of interest was high. Now, if the rate of interest fall, it can convert a high rated loan into a low rated one. इसको हम अगर बैंकिंग के लैंग्वेज में कहें तो इसको एक टॉप अप लोन भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो लोन जो उसने स्टार्टिंग में लिया था इनिशियली हाई इंटरेस्ट रेट पे, उसको जो है वो कई बार लो इंटरेस्ट रेट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं. The government gives notice to the creditors that they should either agree to reduce the interest rate for future payments or it will exercise the option of repaying the loan. In case the bond holders do not accept the lower rate, then the government will raise a new loan at a lower rate of interest and with the proceeds pay off the whole debt. The effect is to convert a high rated loan into a low rated loan. The financial burden is only वही इसमें वही बात हुई है दोबारा से कि आपका फिर से जो है आप गवर्नमेंट कोशिश करेगी तो लो इंटरेस्ट रेट पे ही अपना काम चलाएगा. फिर है सिंकिंग फंड. ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है कि व्हाट इज सिंकिंग फंड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड. ए फंड इज क्रिएटेड फॉर द रीपेमेंट ऑफ एवरी लोन बाय सेटिंग असाइड ए सर्टेन अमाउंट एवरी ईयर ऑफ द करंट रेवेन्यू. The sum to be set aside is so calculated that over a certain period the total sum accumulated together with the interest thereon is enough to pay off the loan. कि जैसे मान लीजिए कि हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो 100 रुपए आया है, तो गवर्नमेंट एक फंड बनाएगी जिसको बोलते हैं सिंकिंग फंड, और उसमें जो है 100 में से 30 रुपए उस फंड में हर साल ऐड करती जाएगी एक सेपरेटली
फंड बन जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, सेपरेटली फंड बनने से जो है हम वो जो हमारे साइड वाले लोन है उनको हम पे करते जाएंगे। बर्डन ऑफ पब्लिक डेट, इसके क्या कहते हैं कि बर्डन ऑफ पब्लिक डेट से मतलब ये है कि भाई कितना इसका भार है और कितना इसका इम्पैक्ट है। In order to assess the burden of public debt, we shall have to consider the nature and the purpose of the public debt. If the debt is taken for productive purpose, example for irrigation and railways, it will not mean any burden. On the other hand, it will confer a benefit provided the scheme has been successfully executed. But if the debt is unproductive, it will impose both money burden and real burden on the community. The measure of the burden will depend on whether the debt is internal or external. इसने कहा कि जो कर्ज का भार है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज कि गवर्नमेंट जो कर्ज लिया है अगर वो प्रोडक्टिव काम के लिए लिया है, जैसे रेलवे, सिंचाई, रोडवेज, तब तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनमें से जो है हम रिटर्न हमें मिल जाता है। लेकिन अगर लिया है अनप्रोडक्टिव कामों के लिए, स्कीम्स, वेलफेयर, पेंशन, स्कॉलरशिप, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, किराया भत्ता, इन चीजों के लिए लिया है, तब डेफिनेटली इसका बर्डन काफी बढ़ेगा। तो इसलिए जो है इसमें ये चीजें देखनी जरूरी है कि गवर्नमेंट जो डेट लिया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और दूसरा क्या है कि वो इंटरनल देश के अंदर से लिया है या देश के बाहर से लिया है। अगर देश के अंदर से लिया है तो लोन आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो डेफिनेटली कम मिलेगा। अगर आपने इंटरनेशनली उठाया तो काफी ज्यादा मिलेगा आपको उसका इंटरेस्ट रेट। फिर है बर्डन ऑफ इंटरनल डेट। Internal debt involves a series of transfer of wealth within the community. For example, when the loan is raised, money is transferred from the lenders to the government. The government then makes payment to contractors, government service, or to those people from it buys goods and services. Money is thus transferred from some section of the community to the other section. In this case, there is obviously no direct money burden of the debt on the community as a whole, but there will be a direct real burden, sacrifice, hardship और loss of economic। इंटरनल डेट में क्या बर्डन है? इंटरनल डेट में यही है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी से पैसा लिया देश के अंदर से, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस पैसे को अपने पास तो रखेगी नहीं, वो उसको कहाँ ट्रांसफर करेगी? वो करेगी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, सरकारी नौकर है, जो अपना ठेकेदार है, जो उनके प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, उनको जो है या जहाँ से गवर्नमेंट कुछ सामान परचेज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक सेक्शन से पैसा उठाया और दूसरे सेक्शन को दे दिया। इसमें कोई डायरेक्ट जो है बर्डन नहीं है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट बर्डन है कि हो सकता है कि इसमें एक सेक्शन ने सेक्रीफाइस किया या उनको थोड़ी उनका इकोनॉमिक वेलफेयर जो है थोड़ा कम भी हो गया होगा। तो इसलिए भी जो है ये इतना ज्यादा दिक्कत पैदा नहीं करता जो आपका इंटरनल डेट है। अब बात कर लेते हैं हम बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट की, जो हम विदेशों से लेते हैं। The external debt also involves a series of transfer of wealth, but not within the same country like the internal debt. This makes all the difference. When the loan is raised, wealth is transferred from the lending to the borrowing country, and when it is repaid, the transfer is in the opposite direction. The amount of money paid by the debtor country toward interest and the principal is the measure of the direct money burden on the community. But if you want to know the direct real burden, loss economic welfare, we shall have to consider the proportion in which the rich and the poor contribute to these payments. इसने कहा है कि जब हम किसी दूसरे देश से उधार लेते हैं तो सीधी सी बात है उसको हमें इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट चुकाएगी उसमें पुअर पर्सन का कितना कंट्रीब्यूशन है और रिच पर्सन का कितना कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 रुपए उधार ले लिए किसी दूसरे देश से, अब उसको 120 लौटाने हैं, तो उन 100 में तो लौटाने में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 20 रुपए होंगे उन 20 में से कितने रुपए तो अमीर आदमी से आए हैं और कितने गरीब आदमी से आए हैं, ये एक क्रूशियल चीज है। अगर उसमें से ज्यादातर हिस्सा जो है गरीब आदमियों से आया है, पॉवर्टी सेक्शन से आया है, मिडिल इनकम ग्रुप लोगों से आया है, तो डेफिनेटली जो है इसका बर्डन बढ़ेगा और इससे जो है इकोनॉमिक वेलफेयर भी जो है कम ही होगा लोगों का, ये श्योर है।
तो ये हमारे लिए इसमें जानना बहुत जरूरी है, तो इसका जो है इस पे बर्डन डेफिनेटली पड़ेगा। फिर है रोल ऑफ पब्लिक बोरोइंग इन ए डेवलपिंग, कि हम ये जो गवर्नमेंट पैसा ले रही है, क्या इसका कोई पॉजिटिव रोल भी है या सब नेगेटिव है। तो इसने ये कहा, ए डेवलपिंग इकोनॉमी हैज टू टैप ऑल पॉसिबल सोर्स टू मोबिलाइज सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द implementation of its economic development plans. It has to utilize revenue surplus for the purpose, seek external aid, pitch up its level of taxation, and public borrowing are the two major instruments of resource mobilization. तो ये कहा कि अगर किसी देश को डेवलपमेंट करना है तो डेफिनेटली उसको जो है पब्लिक बोरोइंग की तरफ जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सिर्फ दो ही सोर्स है, एक तो आपका टैक्सेशन और दूसरा आपका पब्लिक बोरोइंग। तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि अभी हम डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलप है, तो शुरू में हमें हेल्प चाहिए होगी, लेकिन जब हम डेवलप हो जाएंगे तो ये सारे जो हम पब्लिक डेट ले रहे हैं इसको हम विद इंटरेस्ट जो है रिटर्न भी कर देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये आप मान सकते हो कि पब्लिक डेट जो है एक कंपल्सरी चीज है। तो ये आप भाई टॉपिक काफी बड़ा है और काफी इम्पोर्टेंट है, तो ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़ना, और 16 नंबर के हिसाब से भी काफी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, हमारे पास 5 मिनट है अभी, तो पीछो किसी को कोई डाउट हो तो। तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि किसी ने कुछ पूछा नहीं है। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इस टॉपिक का लिंक आपको जल्दी मिल जाएगा, और जो पिछली क्लास का जो हमारा टॉपिक डिस्कस हुआ था पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो टॉपिक भी आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। तो अब हम मिलेंगे 12 बजे वाली क्लास में एग्रीकल्चर में, और वहाँ पे हम अपनी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास। ओके सर। ओके जी।